नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ के कार्यक्रम सत्य संग में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जंग की, जो कि एक खिंचती हुई दिशा में जा रहा है, जहां पर अब आज खबरें आई कि एक F-35 विमान जिसको कि अनछुआ माना जाता था, उसको क्षतिग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं ईरान के फायर में। इसके अलावा हम बात करेंगे जो MP रहुल्ला है, उनके एक एक मैं बोलूँगा एक विवाद आज तक बयान का, जो कि एक एक अच्छे टेस्ट में नहीं दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। इसके अलावा हम जम्मू यूनिवर्सिटी के एक सिलेबस फियास्को हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियोज़ में हमारे एडिटर इन चीफ श्री शिवांग सत्य गुप्ता जी का। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी रवीश। जय माता दी सर। तो जैसे मैंने बोला कि जो ये जंग, ईरान और इज़राइल की जंग जो है, ये थोड़ी खिंचती हुई दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से थोड़ा ट्रंप भी इम्पेशेंट हो रहे हैं अभी, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये किस दिशा में आगे लेके जाएगा माहौल को पूरे विश्व के? बड़ा देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी सेंचुरी की शुरुआत हुई है, 26 साल हुए हैं न्यू मिलेनियम को आए हुए। तो एक बड़ी चेंज की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अमेरिका अपना एक जो वर्चस्व था ना, वो लूज़ कर रहा है, और उसका कारण भी था। अमेरिका की रेलेवेंस वर्ल्ड में थी, इनोवेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्रंट रनर, और वर्ल्ड वार सेकंड को कंक्लूड करने वाला एक ऐसा देश जिसने वर्ल्ड वार सेकंड में एटम बम का इस्तेमाल किया, ह्यूमैनिटी को शर्मसार किया। बहाना उसके पास ये था कि जापान ने मेरे पर्ल हार्बर में अटैक किया है और नॉट इन वार जोन को इन्वॉल्व किया है। आम आदमी को ये समझाना ज़रूरी है। जो लोग आज का वक्त रविश बहुत अच्छा वक्त है कि अगर 800 करोड़ की आबादी है ना दुनिया में, तो 500-600 500 550 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं जिनको अपनी अपनी लैंग्वेज में वर्ल्ड में क्या हो रहा है देखने का मौका दे रही है टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत बड़ा रोल पूरे वर्ल्ड की रिसर्च का तो है ही है, अमेरिका का भी है, अमेरिकन साइंटिस्टों का है, अमेरिकन इंटरप्रेन्योर्स का है। और उसकी वजह से अमेरिका के पास बहुत वेल्थ इकट्ठी हुई, क्योंकि अमेरिका को कैपिटलिज्म का माना जाता है सपोर्टर, डेमोक्रेट्स के साथ कैपिटलिज्म। बट अमेरिका को ये याद भूल गया कि दुनिया में और भी कंट्रीज़ हैं, और भी थॉट्स हैं, और भी नेशंस हैं, और उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, और उनकी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स हैं। अगर उस ताकत ने अमेरिका को रिसोर्सेज दिए, लैंड दी, स्ट्रगल के बाद अमेरिका सिविल वार भी आप भूल नहीं सकते ना, कितनी लंबी चली थी रवीश। अगर लोगों ने पढ़ी हो, याद की हो, कितनी लंबी चली थी सिविल वार अमेरिका की। अलग अलग छोटे छोटे वो अमेरिका बटा हुआ था ग्रुप्स में। फिर कितनी देरों के बाद, जैसे इब्राहिम लिंकन को हम बोलते हैं, फिर फ्रैंकलिन है जो फादर्स ऑफ अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, एक चेन है ना पूरी लंबी। वो पूरा चेन जब जुड़ता है तो अमेरिका का थॉट बनता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में हमने क्या देखा, अमेरिका में जब स्टील रिवोल्यूशन आया, अमेरिका में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डेवलप हुआ, उसके दौरान अमेरिका को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, इन्फ्लुएंस मिला, और अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिकली पावर ऑर्गेनाइज हुई, और उसका इस्तेमाल अमेरिका ने बहुत अच्छे कामों के लिए भी किया। किंग मार्टिन लूथर उधर से निकले। आज हम जिन पॉलिटिकल थिंकर्स को स्टडी करते हैं प्रोग्रेसिव के लिए, तो अमेरिका का जो बर्थ हुआ ना, इस किस्म की हम बात करें, जो मॉडर्न अमेरिका हम जो देखते हैं, इट इज़ अ प्रैग्मेटिज्म। आगे बढ़ें, काम करें। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार का एटम बम का इस्तेमाल छोड़ दें, तो अमेरिका ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। सिर्फ अमेरिका का जो ये कोल्ड वार का रेस हुआ रशिया के साथ, अगर हम उसमें प्रैक्टिकली देखें, उसमें से अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वार का एटम बम वाला एपिसोड ख़त्म कर दें, तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत मैसिव है, बहुत प्रोडक्टिव है। लेकिन जैसे ही मॉडर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, कुछ मिस्ट्रीज़ हैं अमेरिका में, और वो मिस्ट्रीज़ समय आने के बाद ही पता लगेंगी कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में कैपिटलिज्म बैकबोन था। बट कैपिटलिज्म जब पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए और वो पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के आम आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो अमेरिका की क्लास को रिप्रेजेंट करता है, क्रीम को रिप्रेजेंट करता है। आप ये समझें कि अमेरिका में आप किन को सेलिब्रेट होता देखते हैं?
अब्राहम लिंकन को, जॉन एफ कैनेडी को, हम इनको देखते हैं ना, सेलिब्रिटी ने, रूजवेल्ट, अब जितने भी प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका ने, फ्रैंकलिन की अगर हम बात करें, है ना, नोट पे जिनका नाम होता है, जिनकी तस्वीर, वो फ्रेंच है, ही वॉज ए साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, लॉयर्स, ये सब लोग कौन थे? अब्राहम लिंकन वॉज कमिंग फ्रॉम ए वेरी मॉडरेट फैमिली। उनके बारे में तो ये बोला जाता है ना कि जब वो एक असेंबली में आए तो अब्राहम लिंकन जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, इवन जॉर्ज वाशिंगटन की अगर हम बात करें, यही थे ना अमेरिका के, जिनको हम बोलते हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी के मॉडर्न फेज बने। तो आप देखें कि एक बड़ी पॉपुलर है, जो लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, दे विल ऑल्सो फील गुड अबाउट, मोटिवेशन भी होती है कि अब्राहम लिंकन साहब को बोला असेंबली में किसी ने, तंज कसा, कि माई फादर यूज टू हैव शूज़ फ्रॉम योर फादर, माई फादर यूज टू हैव शूज़ फ्रॉम योर फादर। एक डायलॉग है, मैंने इसको एग्जैक्टली नहीं बोला है, कि कहने का ये था कि असेंबली के अंदर, व्हेन ही वाज इन दी असेंबली, सिलेक्ट होके आगे थे, वो इलेक्शन जीत के आए थे, तो उनको बताने के लिए कि आप एक मॉडरेट फैमिली से आते हो, आपकी बैकग्राउंड कोई बड़ी पैसे वाली, बड़ी वेल ऑफ नहीं है, तो एक किस्म का जिसको तंज कसा उसका, कि हमारे जो पिताजी थे या हमारे फैमिली के जो बड़े थे वो आपसे जूते बनवाते थे। अब इसके जवाब में इब्राहिम लिंकन साहब ने क्या कहा होगा रवीश? उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको कोई गिल्ट हुआ या उन्होंने कोई उसमें कॉम्प्लेक्स था, कितने कद के इंसान थे, अमेरिकन थे ना वो भी। उन्होंने जवाब दिया, यस माय फादर यूज्ड टू मेक बेस्ट शूज़, मेरे फादर बहुत अच्छे जूते बनाते थे और मुझे पूरा विश्वास है आप बड़े सेटिस्फाइड होंगे उनके काम से, जिस तरह आप मेरे पिताजी के जूते बनाने के काम से सेटिस्फाई हुए होंगे, आप मेरी पॉलिटिक्स से भी वैसे सेटिस्फाई होंगे। अब कितनी बड़ी बात आप इसको समझेंगे। आज वो अमेरिका हम मिस कर रहे हैं, आज वो अमेरिकन थॉट हम मिस कर रहे हैं, और वो कारण ये हुआ, वर्ल्ड पॉलिटिक्स शिफ्टिंग पे है, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले बार प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, फिर पॉज आया, फिर दूसरी बार बने। अमेरिका भी अपने लिए लीडर ढूंढ रहा है, और अमेरिका भी उसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है जिस प्रॉब्लम से पूरी दुनिया गुजर रही है, वो है फेथ का एक्सट्रीमिज़म, कि मेरा फेथ मुझे शायद साइंटिस्ट बनाएगा, मेरा विश्वास एक पूजा पद्धति पे, एक लाइफस्टाइल पे जो 2500 साल पुरानी है, 1400 साल पुरानी है, वो मुझे रिच बनाएगा, वो मेरी सुखन पूरी करेगा, या इस दुनिया में कामयाबी देगा या अगली दुनिया में देगा। ये मॉडर्न वर्ल्ड का थॉट ही नहीं है। ये थॉट कोई 400 साल 500 साल पुराना थॉट है जो वर्ल्ड में था, जब इंसान दुनिया में आके आसमान की तरफ देख रहा था, हर प्रॉब्लम के लिए उसको सोल्यूशन दिख रहा था कहीं और है। लेकिन जब मॉडर्न वर्ल्ड हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो लोगों के अंदर एक चेतना पैदा हुई, उसका एक नेगेटिव प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। वो तभी आया क्योंकि कैपिटलिज्म आया था। कैपिटलिज्म आना था क्योंकि रजवाड़े, एक नया एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, क्योंकि एक सेट सिस्टम था दुनिया को चलाने का। जब दुनिया की पॉपुलेशन टोटल 150 करोड़ थी, 30 करोड़ भारत की थी, 50-100-200 राजे थे, छोटे छोटे एरियाज़ में लोगों के साथ ग्रुप में बैठे हुए थे, सिस्टम चल रहा था। फिर इकट्ठा होना ज़रूरी था, रिसोर्सेज का ज़रूरी था। तो आज मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, हम कलेक्टिवली रह रहे हैं, हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, बड़ी लिमिटेड बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, उससे पहले भी वॉर्स हुई हैं। कुरुक्षेत्र की वॉर मैं मानूंगा इस रीजन की सबसे बड़ी वर्ल्ड वॉर है, जिसमें सारी थॉट्स इन्वॉल्व हो गए, और वो राइट एंड रॉन्ग की वॉर थी। आज राइट एंड रॉन्ग की वॉर नहीं है रवीश, आज वॉर है कि मुझे भी कम नॉलेज है, तुम्हें भी कम नॉलेज है, तो दो लोग एक्साइटमेंट में और कुछ समझ नहीं आ रहा तो आर्गूमेंट फेल हो गए, आइडियोलॉजी लॉजिक फेल हो गए, चलो लड़ते हैं। अमेरिका का इसमें होना ठीक नहीं था। इजराइल और ईरान में समझ सकता हूँ, इजराइल और यूएई के साथ जो उसकी डिफरेंसेस समझ सकते हैं कि उनके पूजा पद्धति को लेके सुप्रीमेसी की, अपने फेथ के झगड़े हैं। बट अमेरिका को इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था इसमें। अमेरिका के इन्वॉल्व होने का रीज़न है वहाँ पे जो एक नेचर के द्वारा उस एरिया के लोगों को एक ऑप्शन मिल गई, क्योंकि इंजन यूएई के लोगों ने नहीं ढूंढे। इंजन की शुरुआत या जिसको बोलते हैं इन्वेंशन यूएई ने थोड़ी की है, अमेरिकन साइंटिस्ट्स ने की है, हमारे यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने की है, पूरे यूरोप ने की है मिलके।
अलग अलग जगहों से लोग उठे, अलग अलग जगहों से रिसर्च हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड में जिस किस्म का हम बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड आज अगर हम देख रहे हैं तो उसकी शुरुआत यूरोप से ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से हुआ। इन्होंने स्टार्टिंग में 4 हिस्सों में वर्ल्ड को बांट दिया था। कईयों ने स्पेनिश को दे दिया, कईयों ने पुर्तगालीज को दे दिया, यूरोपीय पटा ना, कईयों ने ब्रिटेन को दे दिया, कईयों ने अमेरिका को तो किसी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं। अमेरिका ने इतनी ज़्यादा कॉलोनीज कभी बनाई नहीं थी, अमेरिका खुद ही एक कॉलोनी था। तो जिन्होंने कॉलोनीज बनाई वो यूरोप से थॉट शुरू हुआ था, ठीक है ना। वहाँ से वो थॉट चलता चलता आज ईरान इसराइल के साथ जंग लड़ रहा है। कारण ये है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक कमोडिटी चली गई उनके हाथ से बाहर। कमोडिटी क्या थी? क्रूड ऑयल। कि जिस ऑयल के बेस पे वो इंजन चला रहे थे वो ऑयल ज़्यादा कहाँ मिला, उसके नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ मिले? यूएई में। और आप ये समझेंगे कि यूएई के खुद के जो ओनर्स थे वो कबीले थे। अमेरिकन बिजनेसमैन, यूरोपियन बिजनेसमैन वहाँ जाके उनसे लैंड ले रहे थे और वो समझ रहे थे कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सीड्स बो दिए कन्फ्लिक्ट के, और उन्होंने देखा कि किस बात पे ये लड़ेंगे, किस बात पे उनका फेथ, उनको देखा फेथ में कि कम्युनिटीज़ डिवाइडेड है, विद इन मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ डिवाइडेड है, फेथ पे कम्युनिटीज़ डिवाइडेड है, इनके छोटे झगड़े हैं। उन्होंने उन झगड़ों को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। द सेम वॉज हैपनिंग इन वर्ल्ड वार सेकेंड की अगर हम बात करें। जूइश के दिमाग में जो थी एक चीज़ थी, देवर फास्ट रेस, मेहनती थे, हार्डवर्क कर रहे थे, और वो भी यूएई के कहीं आगे पीछे से हम कहेंगे यूरोप में गए होंगे, स्टार्ट हुए, क्योंकि एवरीबडी वॉज थिंकिंग कि व्हाट इज़ गॉड, हम कहाँ से आए, हम कौन है, ये नेचुरल थॉट होता है। उधर से शुरुआत हुई डिफरेंसेस की, लेकिन उसमें इंसान आगे के बढ़ते यूरोप चले गए ना। बीइंग इन यूएई अगर हम बात करें जहाँ एज प्रेजेंट इसराइल है, क्या रिसर्च की थी उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जूइश का क्या कंट्रीब्यूशन है? जो बॉर्न जूइश थे बीइंग इन यूएई एरिया, जो आज का प्रेजेंट इसराइल है, क्या रिसर्च की है? सारी रिसर्च इन्होंने कहाँ जाके की? सारा मॉडर्न वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन इनका अगर हम माने कि जकरबर्ग भी जूइश है, आइंस्टाइन जूइश थे, कहाँ थे उस टाइम पे? वेयर देवर। आज कहाँ पे है? या यूरोप में है या जर्मनी में, वही यूरोप एरिया के ऊपर ही ज़्यादातर है, और कुछ लोग भारत की तरफ भी आए थे उस टाइम पे। अगर हम बात करें कि बाय बर्थ इन्होंने अगर ग्रोथ किया है तो कहाँ पे किया है? जहाँ पीस था, जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं था। और वहाँ पहुँचे कैसे? ये कन्फ्लिक्ट की वजह से, फेथ की वजह से। तो ईरान और इसराइल और अमेरिका की वार को हम लोग जब इस एंगल से नहीं ना देख रहे हैं तो हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं, आने वाली जनरेशनों के लिए सोल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं। ये बेसिकली झगड़ा है एक वेग थॉट का, जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और भारत की फिलॉसफी में उसके लिए जवाब है कि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है, ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, और ब्रह्म के सारे सवालों के जवाब शास्त्रार्थ में मिलेंगे। बट उसके लिए आपको मैच्योर होना है सुनने के लिए, क्योंकि आपके सारे फेथ टूट जाएंगे, आपकी सारी पूजा पद्धतियाँ खत्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल अलूफ होकर चलेंगे। लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वहीं से शुरुआत होती है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार में कॉम्प्लेक्स हुआ, किसको? हिटलर को, कि मैं हूँ इन सुपीरियर देन द जूइश हु आर हैविंग सुपीरियर थिंग्स इन द हैंड्स ऑफ इन देयर ओन हैंड्स। तो जो लोकल यहाँ पैदा हुए हैं, जो जर्मनी को बिलोंग करते थे, उस लैंड को बिलोंग करते थे, उन्होंने कहा कि हम तो ज़्यादा सुपीरियर, हमारे रेस हैं, हम ज़्यादा सिक्योर्ड हैं, हम ज़्यादा ताकतवर हैं। तो डंडे से उन्होंने मारने की कोशिश की उनको, ये बाहर से आए हैं। द सेम इज़ हैपनिंग हियर। अगर आज की डेट में अमेरिका को ये पता है कि यूएई के पास ताकत है पेट्रोलियम की, तो पहले तो उन्होंने एक पहले शगुफा छोड़ा कि पेट्रोलियम से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना। और बहुत सी स्टडी सामने आ गई कि इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं हो रहा है जितना वोल्केनिक एक्टिविटी से होता है। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है उसमें? अमेरिका। सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन को कौन बढ़ा रहा है वर्ल्ड में? अमेरिका। और अमेरिका ही सबसे ज़्यादा फंडिंग कर रहा है कि इसको रोको। अब इसको समझे बात को। और दूसरी बात, ईवी को लाने की कोशिश की गई, नहीं स्टेबल हुआ। इन सबके पीछे मंशा क्या है कि जो कंट्रीज पेट्रोलियम के सिर पे वेल्थ एक्यूमुलेट कर रही हैं वो सुपरमेसी आएगी, और सुपरमेसी आएगी तो हम ग्लोबल ऑर्डर में रेलेवेंस खो देंगे। ये कंट्री का थॉट नहीं हो सकता, ये कैपिटलिज्म का थॉट हो सकता है, ये उस कंट्री के व्यापारियों का थॉट हो सकता है, ये उस कंट्री के अपॉर्चुनिस्ट लोगों का थॉट हो सकता है। और आज वो कंट्री उन लोगों के हाथ में है। मतलब वो लोग जो अपनी जनता को एक वॉर के मुहाने पे खड़ा कर दें, ऐसी जगह पे जहां से उड़ी हुई मिसाइल आज भी अमेरिका नहीं पहुंच सकती है। आज भी ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका तक पहुंचे। लेकिन जिस तरीके की
एक्टिविज्म ईरान में दिखा रहा है अमेरिका, आपको लगता है कि आने वाली जनरेशनें कोशिश नहीं करेंगे कि हम इनसे रिवेंज लें? तो मेरा ये समझना है कि सारे लोगों को बात करनी चाहिए, थिंकर्स को बात करनी चाहिए अगेंस्ट वॉर। मॉडर्न वर्ल्ड में वॉर एक ना सबसे जिसको बोलते हैं नेगेटिव थिंग है। और रहा सवाल इजराइल और यूएई का आपस में, उनको डिबेट डिस्कशंस करनी चाहिए ऑन देयर फेथ्स एंड देयर आइडियोलॉजीज। और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है और ग्लोब जो है वो हायर डायमेंशंस ऑफ ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकता है। बट अगर प्रेजेंट की बात करें, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक डर पैदा हो गया है कि ह्यूमैनिटी को शर्मिंदा ना होना पड़े इस वॉर की वजह से। 108 बच्चों की कैजुअल्टी हुई गर्ल्स की, उधर इजराइल से वीडियोस आ रहे हैं, उधर से ईरान के वीडियोस आ रहे हैं। मैं हैरान इस बात को हूं कि अभी तक एक हैशटैग नहीं शुरू हुआ वर्ल्ड में अगेंस्ट वॉर, मतलब अगेंस्ट दी वॉर एंड प्रो ह्यूमैनिटी, कि हम लोग खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई बंद करो, कर क्या रहे हो तुम? ह्यूमंस ने वर्ल्ड को इम्प्रूव करने में एक रोल प्ले किया, अमेरिका ने रोल प्ले किया, सब ने रोल प्ले किया। आज हम किस तरीके की ह्यूमैनिटी दिखा रहे हैं, आज किस तरीके के डेवलपमेंट्स बता रहे हैं हम लोग? दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक समझने वाली बात ये भी है कि जो ईरान एक ऐसा देश है आज के दिन, जब इज़राइल की क्रिएशन हुई तो जो पहली अरब स्टेट थी जिसने माना कि हाँ ये एक देश है, वो ईरान ही था। ईरान 79 तक एक अलग देश था, लेकिन 79 के रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे, उससे पहले भी देखो ऑटोक्रेटिक सरकार थी, लेकिन डेमोक्रेसी टोटली छिन गई। जो लोगों की अभिलाषाएं और जो सरकार की अभिलाषाएं हैं वो अलग अलग हो गई। कहने का मतलब ये है कि जो ईरान की सोसाइटी, अगर हम 79 की बात करें, वो इंडिया से भी काफ़ी फैशनेबल सोसाइटी थी और काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग सोसाइटी, मतलब फ्यूचरिस्टिक थी, फ्यूचरिस्टिक और डेमोक्रेटिक टाइप में ही रहते थे वो। लेकिन जब ईरानियन रेवोल्यूशन आया, इस्लामिक रेवोल्यूशन जब आता है वहाँ पे, तो एक एजेंडा के तहत जो कंट्री का मैक्सिमम पैसा है वो डिफेंस में यूटिलाइज किया जाता है एक ऐसे दुश्मन को मारने के लिए, जिस दुश्मन को अगर हम देश की बात करें, ईरान देश ने ही उसको 45 में जब वो बना, जब क्रिएशन हुआ इजराइल का, तो वो उसको वेलकम करते हैं और उसको उसका रीज़न है ना, बिकॉज ईरान वाज अ शिया कम्युनिटी। हाँ, और शियाज जो थे उनको मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं माना जा रहा था बाय द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल पीपल कि हमारे जो ना किसी रिलीजन का एक कम्युनिटी हेड होती है, तो वो शियाज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि जो शियाज को मानने कम्युनिटी के लोग हैं वो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड में नहीं हो सकते। तो दो एक्सट्रीम, तो उस पोजीशन में शियाज ने कहा कि हम तो भाई इजराइल को एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज होता है ना एक तेरा थॉट अलग, उनका और हमारे थॉट सेम हो गए, तो उसलिए उस टाइम पे दिया गया था। और आज इस बात को करने में हमें डरना नहीं चाहिए, मीडिया हाउसेस को बात करनी चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए, ताकि हर रिलीजन का आदमी 2026 में सोचे, ना कि 0 AD में जाके सोचे। आज 0 AD नहीं है, 2026 है। आज किसी का भी थॉट जो है ना वो एक उसको गुजरना है एक साइंटिफिक टेस्ट के थ्रू, किसी भी आइडियोलॉजी को गुजरना है डिबेट के थ्रू, डिस्कशन के थ्रू। आप किसी को डंडा मार के नहीं बोल सकते कि बस तुझे मानना पड़ेगी मेरी बात, आपको बात सुननी पड़ेगी। और उसी का रिजल्ट है कि अगर इजराइल अपनी मदरलैंड पे वापस आया, जहाँ वो था, जहाँ से वो जूइश डेवलप हुए, जहाँ से ये थॉट्स बना, अब्राहम रिलीजन डेवलप हुए, अगर वो अपनी स्पेस ले रहा है तो बाकी उसको एनिमी क्यों समझ रहे हैं? और अगर बाकी उसको एनिमी समझ रहे हैं तो हु इज स्टार्टिंग, हु इज रिएक्टिंग? ये तो आपस में उनको डिस्कस करके बात करनी है ना। इसमें अमेरिका को आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल थ्रेट बन जाती है। तो अमेरिका को भी देखना है कि क्या मुझे यहाँ होना है या नहीं होना, जैसे भारत कर रहा है। भारत मुझे लग रहा है एक बेटर वर्जन ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स है जी, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर इंडिया भारत आज का कर रहा है अपनी, क्योंकि भारत में हो सकता है आज सरकार किसी और की होती, ऐसी थॉट की सरकार होती जो थॉट भारत में बिलीव नहीं करता था, तो शायद आज भारत एक कंट्रोवर्सी में पड़ा होता। क्योंकि भारत में एक ऐसी सरकार है जो युद्ध को आखिरी विकल्प समझती है, जो युद्ध को कभी अप्रिशिएट नहीं करती है, जिसकी किताबों में रामायण महाभारत है, जिसमें चाणक्य है। तो भारत बड़ा सिस्टमेटिक, लेकिन अमेरिका अपने आप को भूल चुका है कि अमेरिका ने वार खत्म करने के लिए ह्यूमैनिटी को कर्ज किया था बाय एटम बम, और फिर वो हर तीसरे दिन वॉर में उतर रहा है। और बात गलत नहीं की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं पीस लाऊंगा,
लेकिन पीस लाने का तरीका वॉर नहीं है। पीस लाने का तरीका है डायलॉग, डिस्कशंस, डिबेट्स। आपके पास सारा सोशल मीडिया है, ओपन करो। ठीक है, इसमें एक समझने वाली बात मैं कंटिन्यू करूंगा कि एक देश होता है, वहाँ पे सरकार और जो आम जनता है वो इकट्ठी है, एक तरीके से देश तभी बनता है। लेकिन आज के दिन जिस तरीके से ईरान जिस तरीके से इवॉल्व हुआ, वो वहाँ की जो आम जनता थी, हमने देखा कितना बड़ा उपद्रव मचा। 3 महीने पहले लोग जो थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये एक दो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की जनता वो नहीं चाहती है जो वहाँ की सरकार कर रही है। देखिए, ये जो ईरान है वो नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट कंट्री है, वहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड, सारी चीज़ें बहुत तादाद में मिलती है। तो वो उससे जो पैसा जनरेट हो रहा है, आप देखिए किस लेवल पे इन्होंने अपना डिफेंस, जो कि एक्चुअली ज़रूरत नहीं थी ईरान को, इतना डिफेंस बजट अपना इतना हाई रखा है कि अमेरिका तक परेशान हो गया है कि इनके पास इतना हथियार कहाँ से आया है। तो मुझे लगता है कि जो आम जनता थी, जो कि जो उपद्रव मचा रही थी कुछ दिन पहले, सिर्फ महंगाई के इन्फ्लेशन का पता है क्या? बिल्कुल, 5 लाख रुपए का नोट है। तो आप हमें ये समझना पड़ेगा, और जो पेट्रोल रिच है, जिसके पास इतना इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का रेवेन्यू आ रहा है, इतना उसके पास जो कैनाल है, हॉर्मुज, क्या नाम है इसका, हार्मूज करके जिसको बोलते हैं, जिसके पास इतना इस किस्म की रेवेन्यूज के सोर्सेज, वो गरीब कैसी है? गरीब इसलिए है क्योंकि जो रजीम है, हाँ, वो रजीम के ओनर्स, मैं सुन रहा था जो भी खैमानी साहब के बेटा शरिया है, वो बिलियनर है, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज है। तो आप ये समझें कि उनका जो थॉट है वो रिलीजियसली फैनेटिक है। सारी लड़ाई तो रिलीजन की है ना, बात जाके। तो यहाँ पे ही तो हमें बात करने की जरूरत है। आज मीडिया में हमें ये बोलना पड़ेगा, उसी से रहुल्ला की बात जुड़ती है कि अगर एक इंसान एक ऐसा थॉट लेके आ जाता है, उसको एक सुपरस्टिशन हो जाता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, वो अपनी एज भूल जाता है। जैसे अमेरिका में वो कह रहे हैं मरेंगे नहीं, क्लोनिंग कर लेंगे एआई के थ्रू, और विश भी क्लोन हो जाएगा, शिवांग भी क्लोन हो जाएगा। भाई फिर भी क्लोन एक लिमिट के बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो तो वही कर पाएगा ना जो हमने किया, उसके आगे हमारे को इंटरप्रेट नहीं कर सकता वो। तो मेरा ये कहना है कि आज वर्ल्ड को देखना पड़ेगा कि जब रिलीजियस फेनेटिज्म हुआ तो दो लोग जो आपस में इकट्ठे चले वो अलग हो गए, शियाज अलग हो गए, सुन्नीज अलग हो गए, थॉट पे फंसे, लड़ते झगड़ते रहे। पेट्रोल मिलने के बाद भी प्रॉस्पेरिटी लिमिटेड रही, सारे लोग उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। वेयर एज अमेरिका मल्टीपल थॉट्स के साथ बना, मल्टीपल सोचों के साथ बना। वहाँ जाके एक नाजी थॉट का बंदा भी रह रहा है, वहाँ पे जूश भी रह रहे हैं। वहाँ से जो 100-200 साल 150 साल का रजीम चला ना, वहाँ से अमेरिका पावरफुल हुआ। आज अमेरिका कह रहा है कि मैं वापस क्रिश्चियनिटी की तरफ जाऊंगा, यूरोपियन क्रिश्चियनिटी की तरफ जाऊंगा, जब क्रिश्चियनिटी ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म किया। जो आज इस्लामिक कंट्रीज में हम देख रहे हैं ना, वो हिस्ट्री में क्रिश्चियनिटी कर चुकी है। आपको उसमें जाके कैथोलिक्स के पास हाथ लाल है, जिस किस्म की एट्रोसिटीज वुमेन के साथ की गई हैं, जितने भी हम दुनिया में देखते हैं ना, वुमेन के साथ ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती की जा रही है या उनको एकदम राइट्स नहीं दिए गए, वो सारा थॉट यूरोपियन थॉट है, जिसको मॉडर्न बोलते हैं, मॉडर्न नहीं है। चर्च ने किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एक्ट किया, जैसे कम्युनिज्म ने और सोशलिज्म ने मॉडर्न वर्ल्ड में किया। तो अमेरिका का जो थॉट आया, जो लोगों का थॉट आया, वो 30-35 करोड़ जो अमेरिकन थॉट सिविल वॉर के बाद, वो आया प्रैग्मेटिज्म का, जो चाहिए, जो भारत से गया। मुझे लगता है कि सारी थॉट प्रोसेस इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठ के आगे चले, तेरा भी सही मेरा भी सही। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं वो तेरा मेरा सही नहीं है। बैक एंड पे है इंटरेस्ट एंड बिजनेसेस, फ्रंट एंड पे एक्साइटमेंट करने के लिए क्या है, फेथ। फेथ को आप इतना पावरफुल बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे इस बात को करने पे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ब्रेन कम से कम चीज़ें देख पा रहा है। मैं उस चश्मे से नहीं देख रहा हूँ जिस चश्मे से मीडिया हाउस दिखा रहे हैं। कुछ इंडिया के मीडिया हाउस किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं गिरा देगा। इन सब में गिर अगर कोई रहा है तो ह्यूमैनिटी गिर रही है, और पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। कितना डिफ़िकल्ट था ईरान के लिए ये मौका आए कि वहाँ के लोग डेमोक्रेसी देखें, क्योंकि एक फेनेटिक माइंडसेट ने उस पर रूल करना शुरू कर दिया। अमेरिका को लगा कि मैं लोगों को एक्साइट करूंगा, सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता है। मैं फिर एक स्टोरी सुनाऊंगा, लोग जो कोई एक सुनता है। कुछ लोग जेल में थे, अंधेरी कोठरी में थे 25 साल से। अब कुछ लोगों ने मेहनत की, उनको उस अंधेरी कोठरी से बाहर लाया। उन्होंने पहली बार सूरज देखा, आंखों में चमक पड़ी, उन्होंने कहा भैया हमें बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हमें अंधेरी कोठी में छोड़ाओ। मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब अमेरिका को लगा कि हम खमैनी साहब का रजीम तोड़ेंगे,
लोग खुशी से बाहर आएंगे, लोग शुक्र करेंगे कि हमें भी आज़ादी मिली, हम पर्शिया थे, हम तो ना कभी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पार्ट थे ना कुछ थे, तो मार मार के बनाया गया ज़बरदस्ती, क्योंकि कुछ थॉट्स हैं ना ऐसे इस किस्म के, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये 25-30 सालों से हैबिचुअल हो चुके हैं उस चीज़ के, इनको टाइम लगेगा और ये होगा अगर कंटिन्यूस ये वॉर रहती है। और अमेरिका थोड़ा सा स्लो चलता है, 10, 12, 15, 20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद ईरान में इंटरनल रेवोल्यूशन होना ही होना है। नहीं देखिए, मुझे लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन मुझे जो स्ट्रेटजी लग रही है, जिस तरीके से जो अमेरिकन आर्मी काम कर रही है, वो सिंपल एक काम ऐसा है कि वो IRGC को पहले ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी ताकत पूरी ख़त्म करके फिर उनको विद बूट्स इन्वेड करना पड़ेगा, तभी रिजीम चेंज होगा। अगर वो सोचते हैं कि हम दूर से रिजीम चेंज देखो, कर अगर पाएंगे, सच वो ये तो नहीं है, हो पाएगा। अगर ये सच है कि अमेरिका के लोग और अमेरिका की गवर्नमेंट वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहती है, तो ईश्वर उनकी मदद करेंगे। और अगर बैक एंड एजेंडा कुछ और है कि पेट्रोलियम सुप्रीमेसी के ऊपर अपना राइट रखना चाहती है, जैसा उसने कुवैत में किया, जैसा इराक में किया, फिर अपने बेस बनाए, फिर एशिया के जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं उनको चेक करना चाहती है अमेरिका की, इंडिया चेक हो जाए, चाइना चेक हो जाए, रशिया चेक हो जाए, फिर ये गलत प्रैक्टिस है। दिस इज नॉट अमेरिकन थॉट। बिल्कुल। देखो, अमेरिका को भी आप 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक अमेरिका का कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन और एक अमेरिकन थॉट। देखो, अमेरिकन थॉट जो है ना, देखो अमेरिकन थॉट ने एक नॉन क्रिश्चियन को, मिनॉरिटी को मेयर बना दिया, न्यूयॉर्क का बना दिया ना। बिल्कुल, ये अमेरिकन थॉट है। जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर हमारे APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे, उनको प्रेसिडेंट बना दिया, ये थॉट है। कोई हमारे में डिस्क्रिमिनेट। लेकिन जब अरब में बैठा कोई एक इंसान बोले कि मैं अरब के साथ फेथफुल हूँ, समझ में आता है, लेकिन उस अरब के फेथ में फेथ रखने वाला, बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन भारत, जब ये बोले कि मैं मुस्लिम पहले हूँ, भारतीय बाद में हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने देखा अभी जो मेयर बना, क्या नाम है उसका, न्यूयॉर्क का मेयर बना, क्या नाम उसका, हमदानी ने अगेंस्ट द प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स वहाँ पे बात की। कुछ लोगों को लगा था कि वहाँ पे फैनेटिज्म की सपोर्ट है, उसने अमेरिकन फर्स्ट हूँ मैं, आप सड़कों पे इस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और पब्लिक को ओपनली बात करनी पड़ेगी कि हमारे फेथ जो है वो हमारे पर्सनल हो सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट का साथ नहीं दे सकते, वो एक स्टेट को नहीं बना सकते। स्टेट सबके फेथ के साथ चलने वाली स्टेट होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ईरान, इजराइल और इसकी अमेरिका की वॉर में अमेरिका को बहुत सेंसिटिव तरीके से अभी चलने की ज़रूरत है, और इजराइल और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, उनको ये समझना है कि हम लड़ क्यों रहे हैं, और उसमें उनको अपनी जनता को सच बताना है कि जड़ क्या थी लड़ाई की। उस टाइम पे रिलीजन से आपको पावर मिल रही थी, आज आपको मैन्युफैक्चरिंग से मिलनी है, इकोनॉमी से मिलनी है, डेवलपमेंट से मिलनी है, इंपोर्ट से मिलनी है, एक्सपोर्ट से मिलनी है, एजुकेशन मिलनी है। अब थोड़ी मिलेगी रिलीजन से कि एक राजा का बेटा राजा बनेगा, काबिल होगा तो बनेगा, नहीं काबिल होगा तो नहीं बनेगा। तो वो उससे दूर लेके जा रहे हैं, और उसी वजह से ये जंग जो है चल रही है। अगर आज भी एजुकेट किया जाए, बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता है कोई रीज़न है। और जो लोग बाकी पूरे मानते हैं किसी थॉट में, उनको भी कहना व्हाई यू आर थिंकिंग। ऐसा तो कोई हुआ नहीं ना कि चमत्कार हो गया, हम किसी बादल में भगवान ढूंढना शुरू हो जाते हैं, भगवान ने थोड़ी वो बादल बनाया, हम तो किसी इतना बड़ा चमत्कार किया। टेक्नोलॉजी को चमत्कार मानो ना। हम यहाँ से स्पेसशिप लेके जा रहे हैं सैटेलाइट बना के, और वो सैटेलाइट हज़ारों घूम रहे हैं, वो चमत्कार नहीं है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, चमत्कार नहीं है। मेरे को ये चमत्कार है ना। तो इसके अलावा कौन सा चमत्कार? बादल में कोई पिक्चर बन जाए व्हाट्सएप पे, पूरा लोग शुरू हो जाते हैं, वो भीड़ है। उस भीड़ को आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, नहीं तो भीड़ तो जंग में भी हू कर रही है, बड़े खुश हो रहे हैं। इजराइल में लोग मर रहे हैं, ईरान में खुश हो रहे हैं, ईरान में लोग मर रहे हैं, इजराइल में खुश हो रहे हैं। अमेरिकन को मर रहा है, सारे कुछ, ये इजराइल और अमेरिका, ये ईरान खुश हो रहा है। जो लोग इंसान के मरने पे खुश हो रहे हैं, वो कैसे इंसान होंगे? इंसान के मरने पे तो जानवर भी खुश नहीं होते होंगे, मुझे लगता है, बच्चे हैं यार। तो ईरान, इजराइल और जो अमेरिका की जो वॉर हो रही है, इसके ऊपर बाकी सारी कंट्रीज़ को खड़े होकर बात करनी चाहिए, और स्टैंड है भारत का, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और हुल्ला की बात भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर जो रहुल्ला जी हैं, उन्होंने एक अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और जो ट्रेजरी बैंक के बेंच के MPs हैं,
उनको बोला कि ये जो इजराइल है ये आपका फादरलैंड है क्या, तो ये मुझे कुछ वही पे बात हुई ना, वो लगा। जैसे ईरान शिया जो थे वहाँ पे, ईरान के जो बीच में थे, उनको नहीं बनने दिया कभी भी कि भाई सऊदी अरबी है जो वो सारी मुस्लिम कंट्रियों का बिल्कुल हेड है। बिल्कुल। अब उनको एक मौका मिल गया तो उन्होंने पूरा जोर शोर लगा दिया, जबकि वही लोग थे जिन्होंने बाद पहले उनके अगेंस्ट बात की थी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कैसे शिफ्ट होती है, देखो कैसे शिफ्ट हुई विद इन, मतलब लेस देन 100 ईयर्स ही, 70-75 साल भी कहाँ हुए, 50 ईयर्स भी नहीं हुए अभी तो, है ना। कैसे आइडियोलॉजी शिफ्ट हुई। अब मुझे एक बात बताओ, राहुल मेहदी जी को किसको एड्रेस करना था पार्लियामेंट में? कश्मीर के मुद्दों को, पॉलिटिकल थॉट को, डेवलपमेंट को। मेंबर पार्लियामेंट किसके लिए बने? बट वहां पे जाके वो क्या बन गए? रिलीजियस प्रीचर बन गए ना, रिलीजियस प्रीचर। और उन्होंने कितनी अपशब्द बोला, और मैं हैरान इस बात पे हूं कि अभी तक जम्मू में से, हमारे कश्मीर में से किसी भी आदमी ने नहीं कहा कि आपने एक अब्यूजिव लैंग्वेज बोली है, आपने किन कैपेसिटी में बोला कि आपने बनाया होगा उसको अपना पिताश्री, तंज कसा उन्होंने, बिकॉज उसकी पर्सनल लैंग्वेज जो है ना हिंदी नहीं है रहुला की, ही स्पीक्स उर्दू। और मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है इस बात पे, बीइंग शिवांग सत्य गुप्ता एडिटर इन चीफ अर्थ न्यूज, मैंने आज भी आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर, फ्रंट पेज पे आया। मैं आज भी बोल रहा हूं कि अगर उला मेरे सामने बैठा हो, बेशक हमने पब्लिक प्लेस में नहीं है, लेकिन मैंने बहुत से लोगों के साथ पर्सनल लाइफ टच करके ना भारत और देश की, दुनिया की कामयाबी के लिए काम किया हुआ है। रुल्ला साहब ने तो फैनाटाइज करके वोट लिए ना, डेवलपमेंट अगर पॉइंट टू पॉइंट लेने चला जाओ ना उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुंह नहीं दिखा पाएगा किसी को। पर तू कौन होता है कहने वाला कि पिताश्री किसने किसको बनाया है? हम भी अब शब्द बोल सकते हैं यहाँ बैठ के रवीश, उसके बारे में नहीं बोलेंगे ना, बिकॉज हम भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हैं। लेकिन मैं सारी जो भी पार्लियामेंट की हमारी कमेटीज़ हैं, बेशक उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उसको नहीं लाया पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में, लेकिन पब्लिक में तो बोला गया ना, उसको फॉलो करने वाले लोगों को तो मौका मिल गया ना एक किस्म का ट्रोल करने का। तो यहाँ से एज शिवांग सत्य गुप्ता मैं बात कर रहा हूँ, रुल्ला साहब आपको रिक्वेस्ट नहीं है, अब आपको एक चेतावनी है, आप अपनी रिलीजियस फेथ को रखें, भारत में सबको राइट है, मुझे भी आपको भी है, बट उसको पॉलिटिकल डिटरमेंट मत बनाएं। पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन एंड पॉलिटिकल डिटरमेंट आएगा, वो आएगा भारत का इंटरेस्ट 125 करोड़ 150 करोड़ लोगों का किस में है, और वो है आपस में इकट्ठे रहने में, एक दूसरे की इज्जत करने में, एक दूसरे को रिलीजियस सपोर्ट करने में। एक तरफ नवरात्रे सेलिब्रेट होंगे, एक तरफ ईद सेलिब्रेट होगी, सब लोग प्यार से रहेंगे, एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे। और आज ही मेरे कुछ मित्र मेरे से मिले, हम कितने खुश थे, हम एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे थे, नवरात्रे की मुबारक दे रहे थे, कोई डिफरेंस ही नहीं था। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिशियन राहुल जैसे होते हैं जिन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देके अपने कुछ, जिसको होते हैं ना कि कमज़ोर लोगों को सेटिस्फाई करना है, जिनका ब्रेन उतना ज़रा डेवलप्ड नहीं है कि देखो मैंने ईरान की बात की और मैंने भारत के जो ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए, आपका मतलब क्या था, लेट हिम डिवाइड, आपका मतलब क्या था? क्या उस ट्रेजरी बेंच में कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी था या खाली हिंदू थे? कम्युनल स्टेटमेंट था। मैंने तो, जो मेरा पहला मैं तो कह ही रहा हूं कम्युनल स्टेटमेंट। और इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी स्ट्रांग है, जिस तरह यूजीसी पे उन्होंने बात की कि आप कम्युनल फैनेटिज्म नहीं करो, तो इस स्टेटमेंट में तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। नहीं, अगर उनको जवाब ही दे देता कोई उसी तर्ज में कि भाई मैं वही कह रहा हूं ना, लेकिन अभी तक इसके ऊपर चलाने लग मैं कह रहा हूं इसके ऊपर कोई इम्यूनिटी थोड़ी है पार्लियामेंटेरियंस को, देयर इज नो इम्यूनिटी। अगर वो कम्युनल किसी को फेनेटाइज करती है तो उनके ऊपर कोई इम्यूनिटी थोड़ी है उनके पास। अभी तक उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पिछली बार उन्होंने एक वायरल कर दी थी वीडियो, जब एक डीवाईएसपी के साथ चल रही थी बात, सुनने में आया कि जो वीडियो सारी जगह चली वो इन्हीं ने चलाई थी, राहुल के हैंडल से गई थी, हमें नहीं पता सच क्या है। आज राहुल साहब बैठ के बोल रहे हैं कि जो ट्रेजरी बेंच में बैठे आपके वो पिताश्री तो नहीं है। हु आर यू टू टेल दिस नॉनसेंस थिंग्स? मतलब तेरा ये बताता है कि कश्मीर में किस थॉट को तू पाल रहा है। एक तरफ पूरा भारत कश्मीर को लेकर जंगें लड़ रहा है, कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत जो है सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, वहां पे टैक्सेशन नहीं है उतनी, वहां पे इंडस्ट्रियल पैकेजेस आ रहे हैं, मतलब पूरे भारत के लोग कमा रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, और जीएसटी की रिबेट दी जा रही है इनको, 1 लाख करोड़ रुपए तो लोग वहां टूरिज्म लेके जा रहे हैं, बाइसरन हो रहा है, फिर भी लोग उधर सपोर्ट कर रहे हैं। और राहुल वहां का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्स्टिट्यूंसी का, कम से कम इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो देखना पड़ेगा ना,
जो बोल रहा है कि इजराइल आपका पिताश्री तो नहीं है। तो जिन लोगों ने इसको जिताया है उनको तो पोषण करना पड़ेगा ना कि तुमने कैसा आदमी जिता के भेजा है। जो इस तरीके की बात कर रहा है, भारत इजराइल को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, ईरान को सपोर्ट करेगा नहीं, ये फॉरेन पॉलिसी का मैटर है। तो उसको रिलीजियस मैटर क्यों बना रहा है भाई? नहीं, रिलीजियस तो उसको फेथ मैटर क्यों बना रहा और है? है ही नहीं फेथ मैटर, बना क्यों रहा है? कनेक्शन ही नहीं नहीं, है। इसका क्या रोल है? बिल्कुल बना क्यों रहा है तू? क्योंकि तुझे कोई पूछ नहीं रहा। हाँ। क्योंकि भारत में कई और लोग, उसका अपना कनेक्शन है, उसका है ना, खुद वो वही कर रहा है। उसका अगर तो हम वही है। बोलेंगे तो उस पे वो बोलेगा आप कम्युनल लो, जबकि कम्युनल बात वो आज कर रहा है। उसने कम्युनल बात की ना कि मैं ईरान को सिंपैथी दे, मैंने भी बोला मुझे भी दुख है उन बच्चियों का जो स्कूल में मर गई बेचारी, उनका नहीं, दैट वाज मैं पहला लोग आदमी होगा जिस दिन वो हुआ था, मुझे लगता है अर्थ न्यूज पहला चैनल होगा जिसने हेड ने आके बोला कि मुझे पर्सनल दुख है। मैं आज भी उसका दुख मना रहा हूं, बट उस दुख की वजह से मैं ईरान को भारत से आके थोड़ी रख दूंगा। बिल्कुल, भारत के आगे तो कुछ भी नहीं ना, मैं भी नहीं हूं, मेरा फेथ भी नहीं है। और जिन लोगों को लगता है कि मेरा फेथ, मेरा विश्वास अगली दुनिया का है, तो अगली दुनिया में जाके करो, पर यहां क्यों कर रहे हो? वो होना होएगा, वो देखिए वो उसी तरफ आपको जाएगा। अगर पॉलिटिक्स अगली दुनिया की करनी है तो अगली दुनिया में करिए, उधर ही करिए। भारत के लोगों को अपने देश को इधर ठीक करना है और अपने देश के लिए लड़ना मरना झगड़ना और अपने देश के लिए आगे ले जाना। हमारे लिए भारत के ऊपर कुछ नहीं है, भारत है तो हम हैं। और अगर भारत के ऊपर किसी को लगता है कोई मेरा विश्वास है तो वो चमत्कार में बिलीव करे। हमारे भारत में हमें भारत ने नहीं सिखाया चमत्कार, हमें सिखाया कि अगर रावण होता है एक राम होता है। राम पेशेंट होता है, पावरफुल होता है, कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करता, वो मर्यादा से चलता है। कृष्ण होते हैं जो युद्ध में पार्ट नहीं लिए, सारथी बने, रास्ता बताया, शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन जब कमजोर पड़े तो शस्त्र उठाने की बात भी की। दोनों करैक्टर दिए। बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये पार्लियामेंट में बात हुई, उसके बाद एक कांग्रेस के एमपी है शुक्ला साहब, अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालूं मैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि हमें पता नहीं है चीज़ों का। फिर एक न्यूज़ इनसाइडर करके एक चैनल है कश्मीर सेंट्री का शायद, उसने उसके ना बड़े मीम्स काट काट के चलाए हैं। एक तरफ मोदी जी दिखा रहे हैं, अमित शाह दिखा रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग न्यूज़ इनसाइडर के सपोर्टर हैं, मैंने सुना कोई उनको सपोर्ट मिलती है किसी गवर्नमेंट एजेंसियों से भी उनको सपोर्ट मिलती है। आज शर्मिंदगी है मुझे उन लोगों से कि रुहुला मेहदी की उस स्टेटमेंट के ऊपर एक तरफ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खड़ा कर रहे हैं, वो न्यूज़ इनसाइडर वाले, अपने यूट्यूब चैनल पे देखा मैंने, दूसरे अमित शाह जी, और वो बोल रहे हैं कि ये बीजेपी जवाब दे। या बीजेपी का मुद्दा ही नहीं है ये, रुहुला ने पूरे भारत के लोगों को बोला है, क्योंकि बीजेपी 240 सीटें लेके आई है। तो 240 सीटों का तू बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, आपसे मतलब क्या तेरा? वर्ड वापस ले ले, नहीं तो ये जब तक वर्ड वापस तू नहीं ना लेगा तब तक हम तुझे यहां पे एक्सपोज करते रहेंगे। दिस इज माई पर्सनल रिजॉल्व। आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड बाय सेइंग दीज थिंग्स। रुहुला जी, आप एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, बुक पढ़िए पार्लियामेंट का क्या काम है। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में होते तो मैं बात करता। तो क्या बोलता है रवीश? बिल्कुल, देखिए ये जो बयान था ये मुझे लगता है कि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका। बेसिकली अगर कोई भी आदमी अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, वो शायद ज्यूज पे हुए जुल्मों के कारण उसको सपोर्ट कर रहा है कि देखिए जी हॉलोकॉस्ट को ये लोग मानते ही नहीं है, ये कश्मीरी हॉलोकॉस्ट को नहीं मानते। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब सपोर्टर जो है ना, जो क्लियर कट सपोर्ट है वो ये कर रहे हैं ईरान का। माना कि इनका धर्म एक है या इनकी जो सेक्ट है वो सेम सेक्ट के लोग हैं, लेकिन पहला देश की बात करेंगे। अब भाई भारत ऑलरेडी दोनों के साथ न्यूट्रल चल रहा है। बिल्कुल, इजराइल, भारत ईरान को सपोर्ट कर रहा है। ईरानियन गवर्नमेंट कह रही है, ईरानियन गवर्नमेंट कह रही है कि भारत हमारा फ्रेंड है, हमारे शिप्स को अलाउ किया जा रहा है, ऐसे हो रही है। इजराइल को भी समझाया जा रहा है डोंट डू दिस थिंग्स। बट उसके बीच में भारत के चुने हुए एमपीज जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो आपके फेथ के कंट्रास्ट हैं, आप उनको बोलोगे कि आपके वो पिताश्री हैं, आपने बनाया होगा, मतलब वो डिफाइंड इट, मतलब इस लेवल पे तू जाके बात करेगा तो फिर तुझे जवाब नहीं मिलेगा। और ऊपर से न्यूज़ इनसाइडर जैसा चैनल, जो चैनल उसके ऊपर एक मीम चला रहा है, मीम टाइप भी मुझे वो कवरेज दिखी शुक्ला की, राजीव शुक्ला जो क्रिकेट के वीर कुछ मेंबर बने थे। मैं तो कहता हूं उनके सारे रिकॉर्ड खंगालने पड़ेंगे। अगर आज भारत की सरकार एक्टिव है और प्रो भारत सेंटीमेंट को समझती है तो रुहुला जैसे आदमी को एक्सपोज करके उसके बारे में बात करनी चाहिए और इस किस्म के स्टेटमेंट्स को डिस्करेज करना चाहिए सारे लोगों ने मिलकर कि रुहुला इज रिप्रेजेंटिंग अवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट अवर फेथ। मुझे ऐसा लगता है दैट इज मच रिक्वायर्ड। व्हाट डू यू से रवीश? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जनता को बाहर निकल के आना पड़ेगा कि जो उनके वोट नहीं, आजकल ट्वीट कर दो कि यार ये बात तूने क्या बोली। ये एक फॉरेन अफेयर का मसला है,
इसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर काम कर रही है, मेहनत कर रही है। इसमें आपके स्टेटमेंट पार्लियामेंट पे आके, यहां तक भी ठीक था, मैं कंडोलेंस कर रहा हूं, समझ आ रही थी, किसने उसको बोला ईरान चला जा, क्योंकि तू कह रहा था कि मेरा फेथ मेरे से ज्यादा भारत से ऊपर है। तो फिर तो तेरे को ये सुनना पड़ेगा ना। अगर कोई भी हिंदू यहां बोले अमेरिका में बैठ के, या कोई नॉन अमेरिकन मेजॉरिटी क्रिश्चियन बोले कि मेरा फेथ तो जो भारत में है, तो अमेरिकन क्या बोलेंगे, तू भारत नहीं जा, बोलेंगे ना। तो इसी तरह जो यहाँ पे होके बोलेगा कि मेरा फेथ जो है, मैं भारत नहीं है, मैं भारत मेरी प्रायोरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी मेरा फेथ है कि वो अगला जन्म मुझे सुधारना है, मैंने ऊपर जाके कुछ करना, भी तेरा फेथ है तो तू पार्लियामेंट में क्या कर रहा है, फिर तो इलेक्शन मत लड़। यहां तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो तभी बन सकता है जब तुझे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ समझ नहीं आता है। और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, डजंट मीन कि तू फ्रीडम टू हर्ट कर, फ्रीडम टू प्रोवोक कर, फ्रीडम टू मेक कॉन्फ्लिक्ट पर, उसको रोकने की जो प्रोविजनिंग थी मुझे लगता होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी जो भी होती है इसके ऊपर उनको एक्शन लेनी चाहिए, और अगर नहीं ली जाएगी तो ये एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर होगा नेशनलिस्ट लोगों के लिए, जो फोर्सेस काम कर रही हैं भारत की फॉरेन अफेयर्स में, जो फोर्सेस काम कर रही हैं भारत के बॉर्डर्स पे, जो सुबह उठते हैं भारत के लिए, रात को सोते हैं भारत के लिए, कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए डिमोटिवेशन है। व्हाट डू यू से? बिल्कुल बात। और वो सारे लोग जो भारत में रह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत के थॉट को आगे लेके जा रहे हैं, रूला ने उन सबको शर्मिंदा किया यार। जी जी, क्योंकि कुछ मेरे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे जैसे हर रिलीजन के अंदर कंट्री को लेके कुछ रिकमेंडेशंस है ना, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मैंडेटरी है कि जिस कंट्री में हम अपना धर्म प्रैक्टिस करें, वो कंट्री का हर एक इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है। पर रूला को समझ नहीं आई बात, जिस तरीके से उसने बात की। बिल्कुल, देखिए उनके अपने पॉलिटिकल गोल्स है, वो कोई धर्म की बात मुझे लगता है वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहती है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू सॉरी कश्मीर का। जिस तरीके से इरानियन रजीम ने एक्साइट किया लोगों को धर्म के आधार पे, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूं और बहुत बड़ा कद्दावर नेता। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये अटेम्प्ट किया, तेरे को पता है ना? बिल्कुल, उसने भी एक पूरा ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस को बुलाया, जो उनकी क्रिश्चियन उनका एक प्रोसेस था, और बड़ी क्या ब्लेसिंग सेरेमनी की, और सबको बुलाया। तो मैं कह रहा हूँ ना कि सब लोग 200-300 साल पीछे जा रहे हैं कि अगर अब इनको मिसाइल की जरूरत नहीं है, शायद मिसाइल के जवाब में कोई चमत्कार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब मैं शायद अगले मुद्दे की तरफ बढ़ूंगा कि आज जम्मू शहर में एक मुद्दा गरमाया हुआ था कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिक्लेयर किया गया 26 से 28 तक का, उसमें एक चैप्टर जो है वो जिन्ना के ऊपर भी दिया गया है। जिन्ना का जिन फिर और आ गया। तो बिल्कुल क्या हुआ कि जो छात्र हैं, छात्रों ने आज इसका बहुत विरोध किया कि अब हम ऐसा आप नहीं करेंगे। एबीवीपी के छात्र थे ज़्यादातर, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी सामने आई कि उन्होंने बोला जी ये तो एनईपी के तहत हमने किया है, और कुछ और यूनिवर्सिटी, एनईपी का क्या रोल है इसमें, और कुछ और यूनिवर्सिटीज भी हैं भारत में जिनमें ये चैप्टर है। तो देखिए, आपने एक बड़ी सस्ती बात को छेड़ा रवीश। मैं इस पे काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ। काम क्यों कर रहा हूँ? इंटरेस्ट है मुझे, सोचता हूँ, समझता हूँ। यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी हमारी जो हैं अंडर क्वेश्चन हैं, बिकॉज दो किस्म के थॉट्स भारत में चल रहे हैं, एक उसको अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं, एक उसको बाहर से कमज़ोर कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम्युनिस्ट थॉट, सोशलिस्टिक थॉट ने बड़े गहरे तरीके से पेनिट्रेट किया, और उनका थॉट है ग्लोबल बात करना। जैसे उनके लॉयल्टीज रशिया के प्रति थी, स्टालिन के प्रति थी, मार्क क्या बोलते हैं उसको, माओवाद के प्रति थी, और उनकी मार्क्सवाद के प्रति थी, जो थॉट अभी हवा में ही है। होना चाहिए, लेकिन इंडिया में तो कैपिटलिज्म था नहीं ना, तो यहाँ मार्क्सवाद आना किसके खिलाफ था? यहाँ तो कैपिटल ही नहीं था, कैपिटलिज्म कहाँ से आना था? यहाँ तो आम लोग गरीब थे, तो और कुछ नहीं मिला, चलो जी लैंडलॉर्ड के खिलाफ बात करो, ऐसे राजाओं के बारे में बात करो जिनके बारे में कहा गया जो अपनी चमड़ी देख के भी अपने लोगों के लिए काम करते थे। ठीक, उसका नतीजा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अभी जो थिंक टैंक्स हैं ना, हमारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो अभी भी उसी ज़माने के पड़े हुए हैं, उसी थॉट से चलते हैं जिनको हम कॉमरेड्स बोलते थे। मैंने बड़ा गहरे तरीके से इनके साथ काम किया हुआ है, मैं बड़े बीच में रह के इनके साथ काम किया। वो कॉमरेड्स किसी कॉज के लिए बात कर रहे थे, आज ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। जिन्ना को लाना, फिर पंजाबी मूवीज़ में पाकिस्तान एक्टर्स को लाना, फिर पंजाबी भाईचारा दिखाना, ये एक बहुत लंबी लड़ाई है जिसके बारे में मैं बात करूंगा आज। मैं पिछले कुछ
सालों से ना कंटिन्यूसली पंजाबी मूवीज़ को एंजॉय करता हूँ। कॉमेडी होती है, फैमिली मूवीज़ होती हैं, बड़ा अच्छा थॉट होता है। मैंने सडनली उनमें एक चेंज देखी। एक तो मैंने पाकिस्तानी एक्टर्स को देखा आते हुए, वहाँ तक भी समझ आया, कॉमेडी वो भी अच्छी करते हैं, क्योंकि हम तो सारे है तो हम अखंड भारत ही है ना। लेकिन फिर मैंने उनके ना करेक्टर्स के साथ डायलॉग्स देखे, एक न्यू नॉर्मल बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान मीन पंजाब, पाकिस्तान का मतलब ही पंजाब का, पंजाब भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, डोमिनेटेड बाय पंजाब है। तो ये मैंने देखा कि जो इन्होंने शरारतें की थी, खालिस्तान मूवमेंट की बात अगर करें या पंजाब के अंदर एलिनेशन की बात करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थॉट क्या आ रहा था कि हमने नॉर्मल बनाना है कि जो पंजाब लाहौर का बंदा है और जो पंजाब अमृतसर का बंदा है वो आपस में बड़े जुड़े हुए हैं। बेशक भी लाहौर से वेपन आ रहा है, टेररिज्म आ रहा है, तो एक होता है ना सोसाइटी में एक उसकी एक्सेप्टेंस बनाना। मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे सर इसका यूजीसी, आप इसकी जिन्ना की बात, मैं ये देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में भी ना ये एक अटेम्प्ट होती है कि एक तरफ हम जिन्ना को ऐड करेंगे, फिर आहिस्ता इसको बोलेंगे वो थिंकर था। जिन्ना साहब कहाँ से थिंकर हुए? क्या पाकिस्तान क्रिएट किया उन्होंने? ज्योग्राफी सीधी नहीं है जिसकी। अगर जिन्ना पॉलिटिकली स्मार्ट आदमी होता, रविश, मैं जो बोलने वाला हूँ मैं चाहता हूँ लोग इस पर सोचे और कमेंट करें, नहीं भी कमेंट करें, कम को सोचे तो सही। अगर जिन्ना स्मार्ट होता, पाकिस्तान कंसीव करता जैसा उसने किया, एक ईस्ट पाकिस्तान जिसके बीच में कोई कनेक्टिविटी है ही नहीं है रोड के साथ, एक वेस्ट पाकिस्तान, और दोनों का प्राइम मिनिस्टर सेम। मतलब अगर वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान जाना है, या वो जहाज से जा सकता है या वो समुद्री रास्ते जा सकता है, और अगर उसने बाय रोड जाना है तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये क्या कंसीव किसने किया? जिन्ना साहब ने, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान ने। दूसरी बात, हम अभी ईस्ट पाकिस्तान को साइड पे छोड़ते हैं, ज्योग्राफिकली वहाँ पे रिवर्स हैं। वेस्ट पाकिस्तान का एक भी रिवर ऐसा नहीं है जो अपने से शुरू होता है और अपने पास उसका कंट्रोल है। आज से 50 साल पहले कोई भी कंट्री किससे चल रही थी? 100 साल पहले एग्रीकल्चर से। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सस्टेन कैसे करता, मुझे बताओ, जस्ट टेल मी, बताओ मुझे। बिल्कुल जो एक्सेप्ट किया उसमें जम्मू कश्मीर तो था ही नहीं, उसका रिवीजन हुआ ही नहीं। तो जो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान लिया था उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था, उसमें तिब्बत हज नहीं थे, उसमें गिलगित बल्तिस्तान नहीं था। तो कौन सा रिवर था जो पाकिस्तान की पंजाब एरिया को उनके हिसाब से इरिगेशन देता है? कोई ज्योग्राफी? तो वेस्ट पाकिस्तान की ज्योग्राफी स्टेबल नहीं थी और ईस्ट पाकिस्तान के साथ एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए अगर ईस्ट पाकिस्तान को कंपेयर करें तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ बैठना चाहिए था? जिन्ना कहाँ रुकना चाहिए था? ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट ज़्यादा पावरफुल था, ईस्ट के पास ज़्यादा बड़ा शीशोर था, ईस्ट की कनेक्टिविटी ज़्यादा थी। लेकिन वो कहाँ बैठ रहे थे? वहाँ पे। तो जिस इंसान ने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्रिएट की, उसको स्टडी करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में एक्साइटमेंट क्यों आ गई? चाणक्य क्यों नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी में? मैं इसका काउंटर जवाब बोलता हूँ। वाई जम्मू यूनिवर्सिटी हैज नॉट इनकॉर्पोरेटेड द चैप्टर ऑन गुलाब सिंह, द पर्सन हु क्रिएटेड अ बफर स्टेट, अ जियोपॉलिटिकल, जिसको बोलते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, द पर्सन हु क्रिएटेड अ जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक अप्रॉक्सिमेटली 200 ईयर्स बैक, महाराजा गुलाब सिंह, उसकी पॉलिटिकल थॉट पे चैप्टर क्यों नहीं है? उसके पॉलिटिकल थॉट पे एमए की हिस्ट्री में, सॉरी एमए पॉलिटिकल साइंस में नॉलेज देने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? कि एक तरफ कॉलोनियल सिस्टम, दूसरी तरफ फॉरेन, चाइना, अफगानिस्तान, क्या बोलता है, पूरा यूरोप, और बीच में बफर स्टेट क्रिएट की। पाकिस्तान क्रिएट किया, क्या ही क्रिएट किया? जिस इंसान ने बफर स्टेट की उसने क्रिएट की, और ऐसी बफर स्टेट रविश क्रिएट की जिसमें वर्ल्ड के जो सबसे शुरूड लोग काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, वो भी फेल हो गए अंडरस्टैंड करने में कि हम इसमें इन्वेड कैसे करें। लगभग 70 साल उनको लगे इसमें घुसने में, तब भी नहीं घुस पाए। फर्स्ट 50-60 ईयर्स में ब्रिटिशर्स का कोई स्टेक ही नहीं था, पता है आपको? पता ना आपको ये बात? तो जिस इंसान ने इतनी जबरदस्त स्टेट क्रिएट की जो जियोपॉलिटिकली हाईली रेलेवेंट थी, उसके बारे में जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऐड नहीं किया, बट जिन्ना को ऐड किया। तो इसके पीछे की पूरी क्लैरिटी लेनी जरूरी है, और जो भी स्टूडेंट मेंबर इस पे बात कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। पहले आप उन लोगों को ऐड करो इसके अंदर जिनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं। आप हिस्ट्री का चैप्टर उठा के पॉलिटिक्स में फिट करने की कोशिश करो कि भाई 2 नेशन थ्योरी पढ़ानी है, जिन्ना रेलेवेंट है, हमने पढ़ानी क्यों है? और फिर वो जो सवाल कर रहे थे, मैं जो यहाँ के HOD साहब है पॉलिटिकल साइंस के, उनको मैं सुन रहा था कि भाई नेट के पेपर में आता है
वो कह रहे थे यूपीएससी में भी आता है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन अभी अंडर रिव्यू होने चाहिए कि वाई यूपीएससी हैज केप्ट दिस थ्योरी। अभी कौन सी नई थ्योरी पढ़ने की जरूरत, वाई नेट हैज केप्ट दिस, वाई जीआरएफ हैज केप्ट दिस। सबको ही छोड़ना चाहिए कि वो गलती कर रहे हम भी करेंगे, ये तो सबको निकाल देना चाहिए। बिकॉज भारत में खाली 15 यूनिवर्सिटियां जिनका नाम गिना है और एक एग्जाम थोड़ी जिससे डिफाइन होगा भारत का करिकुलम। हमें भारत में वो चीजें सिखानी है अपनी जनरेशन को जो उनको आगे ले जाए, जो उनको प्रोग्रेसिव बनाए, ना कि उनको एक सपोर्ट मिले कि नहीं जिन्होंने ठीक ही किया था। कुछ क्या किया था, पॉलिटिकल टाइम बम बना के रख दिया पूरे वर्ल्ड में। और आज तक एक कंट्री जो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री होती अगर डिवीजन नहीं हुई होती पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली, आज वो एकदम जिसको बोलते हैं ना वॉर पे ही है, वॉर जोन खत्म ही नहीं हुई आज तक। तो ये चीज के लिए आपको जिन्ना को पढ़ाना है उसको आपने दफन करके उसको छोड़ देना आप, कि ताकि बच्चे वो पढ़ें, वो थॉट्स लें जो आगे बढ़े। मेरे पास इंटरनेशनल इतनी चीजें हैं हमारे पास सिखाने के लिए रविश, हमें बहुत चीजें सिखा। हम मोदी पे क्यों नहीं सर्च कर सकते? अ पर्सन हु रिवर्स्ड द इकोनॉमी ऑफ गुजरात, मुझे नहीं लगता किसी पॉलिटिकल साइंस की किताब में उसको पढ़ाया जा रहा है। अभी मॉडर्न ग्रोथ ऑफ गुजरात के ऊपर काम किया जा रहा है। रिवर्सल ऑफ मेजॉरिटी अगेन आफ्टर लैप्स ऑफ 30 ईयर्स इन इंडिया, क्यों नहीं बात हो रही इसके बारे में कि इंडिया ने कैसे अपना ताकत वापस ली, कि हमने इतनी डाइवर्स थॉट्स के साथ भी 350 सीटें गेन कर ली। क्या प्रोसेस फॉलो किए गए, कैसे हर स्टेट के एमपीओ ने चीफ मिनिस्टर अलग चुने लेकिन एमपी एक पार्टी के चुने। ये रिसर्च का विषय है, जिन्ना का कहाँ रेलेवेंट था। और जो लोग जिन्ना को लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनके सारा रिसर्च वर्क किया जाए पता लगेगा कि कहीं ना कहीं पे इंस्ट्रक्शनें किसी गलत थॉट से आ रही थी, जिनको चेक करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो दर्शक हैं वो हमारी बात को समझ पाए हैं। जो आपके व्यूज़ हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, क्या आप सोच रखते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।